बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। पिछली वीडियो में हमने बात की थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की कि वो क्या होती हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से सिंक्रोनाइज्ड ऑसिलेशंस दिखाता है और वो किस तरीके से प्रोपगेट करती हैं। उसके साथ साथ हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात ये पढ़ी थी कि उनकी डुअल नेचर होती है। मीन वो पार्टिकल लाइक भी बिहेव करती हैं और वेव्स लाइक भी बिहेव करती हैं। तो आज हम अपने सफ़र को मज़ीद आगे जारी करेंगे, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जो वेव्स लाइक नेचर है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, जिनके अंदर हमारी वेवलेंथ आएगी, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, एम्पलीट्यूड और एनर्जी ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो बिना वक्त ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है उमर खलील और ये आपका प्यारा सा जो यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला। तो जो पहली प्रॉपर्टी है उसका नाम है जी वेवलेंथ। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट्स और ट्रफ्स इन अ बीम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज कॉल्ड वेवलेंथ। कल मैंने आपको ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक जो है डायग्राम बनाकर दिखाई थी। अगर आप यहाँ पे गौर करें, ये आपका जो है मान लें इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अब अगर मैं इसी की बात करूं तो इसमें ये वाला पोर्शन आपका यहाँ पर ये क्या कहलाता है, क्रस्ट्स, और ये पोर्शन आपका ये क्या कहलाता है, ट्रफ। ठीक है, अच्छा क्रस्ट क्या होता है? अगर आप सिंपली इसकी तारीफ करें कि जो आपकी वेव है उसमें मीन पोजीशन से अपवर्ड ऊपर वाली डायरेक्शन में जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे जो पॉइंट होता है उसे आप क्या बोलते हो, क्रस्ट। और ट्रफ क्या होता है कि मीन पोजीशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो होता है उसे आप क्या बोलते हो, ट्रफ। ठीक है, अच्छा एक ये क्रस्ट आ गया, उसके बाद ये ट्रफ और फिर ये आपका क्या आएगा, क्रस्ट। ठीक है, अच्छा दो एडजेसेंट क्रस्ट्स के दरमियान का फासला, मतलब यहां से लेकर यहां तक ये दो एडजेसेंट क्रस्ट के दरमियान के फासले को आप क्या बोलते हो, वेवलेंथ। इसी तरीके से दो एडजेसेंट ट्रफ ले लो आप, तो उनके दरमियान के फासले को भी आप क्या बोलोगे, वेवलेंथ। सिंपल डायग्राम में समझने की हम इसको कोशिश करते हैं। ये मेरे पास जो है वेव है। ठीक है, अच्छा जी, अब ये इसका एक क्रस्ट, ये इसका ट्रफ और ये इसका क्रस्ट। ठीक है, अच्छा इसको ये एक क्रस्ट से लेकर दूसरे क्रस्ट तक का जो दरमियानी फासला है उसे आप क्या बोलते हो, वेवलेंथ। सिमिलरली एक ट्रफ होगा, दूसरा जो है इस तरफ होगा, तो इन दो ट्रफ के दरमियान का जो फासला है इसे भी आप क्या बोलते हो, वेवलेंथ। समझ आ गई बात की? सिंपल सी डेफिनेशन है, इसके अंदर कोई हैवी किस्म का कंसेप्ट नहीं है। अब बात करते हैं आगे कि आप वेवलेंथ को डिनोट कैसे करते हो। वेवलेंथ को हम एक लोअर केस ग्रीक लेटर जिसे लैम्डा कहते हैं, इस सिंबल से इसको डिनोट करते हैं। यूनिट की बात करें तो लैम्डा का कोई भी जो यूनिट आप लेंथ के लिए यूज करते हैं, लैम्डा के लिए भी वो यूज कर सकते हैं। हाँ, अगर पार्टिकुलरली ऐसा यूनिट की बात करें तो वो इसका क्या होता है, मीटर। ठीक है, इसको अंडरस्टूड करना है एमसीक्यूज के हवाले से। ऐसा यूनिट ऑफ वेवलेंथ वो क्या है, मीटर। अब डिफरेंट यूनिट्स की कन्वर्जन है जो आपके लिए एमसीक्यूज के तौर पर आ सकती हैं इम्तिहान के अंदर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर 10⁻⁻2 मीटर के इक्वल होगा, 1 मिलीमीटर 10⁻⁻3 मीटर के, 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर के। ठीक है, अब ये क्योंकि -6 है, इसमें से आप ऐसा करें 10⁻⁻4 अलहदा कर दें और 10⁻⁻2 जो है वो अलहदा कर दें। अब -2 किसके बराबर होता है, सेंटीमीटर के। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से भी जो है वो डिनोट कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होगा। अब क्योंकि ये 10⁻⁻9 है, आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि -6 अलहदा कर लें और -3 अलहदा कर लें। ठीक है, अच्छा -3 को क्या बोलते हैं, मिली, तो ये 10⁻⁻6 मिलीमीटर भी कहलाता है। ठीक है, नैनोमीटर। तो इस तरीके से आप डिफरेंट कन्वर्जन्स कर सकते हैं एमसीक्यूज के हवाले से। इस तरीके से एंगस्ट्रॉम जो है ये 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है, 10⁻⁻1 नैनोमीटर के, 10⁻⁴ माइक्रोमीटर के, 10⁻⁻7 मिलीमीटर के। ठीक है, और पिकोमीटर जो है 10⁻⁻12 मीटर के, -2 एंगस्ट्रॉम के, -3 नैनोमीटर के और 10⁻⁻6
माइक्रोमीटर के। तो ये एक वेवलेंथ का छोटा सा कंसेप्ट है। क्या भाई, दो एडजेसेंट क्रस्ट, ठीक है, ये गलती से भी नहीं कहना कि क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान का फासला वेवलेंथ हरगिज नहीं होता। इस बारे में बिल्कुल भी जो है किसी किस्म की गुंजाइश नहीं है। दो एडजेसेंट क्रस्ट बोलोगे या फिर दो एडजेसेंट ट्रफ बोलोगे। क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान का फासला लैम्डा नहीं कहलाता, बल्कि एक क्रस्ट से लेके दूसरे क्रस्ट तक या एक ट्रफ से लेके दूसरे ट्रफ तक का जो दरमियानी फासला है उसे आप क्या बोलते हो, वेवलेंथ। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास उसका नाम है जी फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन द पाथ ऑफ बीम ऑफ रेडिएशन पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब इसमें ना आपको दो छोटे छोटे कंसेप्ट्स को समझना जरूरी है। पहला कंसेप्ट है नंबर ऑफ वेव्स, मतलब एक कंप्लीट वेव जो है वो किसे कहते हैं, ठीक है, और दूसरा है पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब सिंपल बात है, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, वन क्रस्ट प्लस वन ट्रफ, ठीक है, इसे हम बोलते हैं वन वेव, ठीक है, या इसे हम वेव साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, यानी ये अगर मेरे पास एक है वेव, ठीक है, यहां से ऐसे, ये इसका क्या है, क्रस्ट है, ये इसका क्या है, ट्रफ है, इसको हम कंप्लीट वेव बोलते हैं या फिर हम इसे वेव साइकिल बोलते हैं। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी क्या है कि मान लो ये एक वेव जो है ये ऐसे ट्रेवल कर रही है, समझ आ रही है, ये मैंने इसके रास्ते में एक पॉइंट है मान लो लगा दिया, सही है, ये एक पॉइंट मैंने इसके रास्ते में लगा दिया। अब वो कहता है कि पाथ ऑफ बीम ऑफ रेडिएशन, मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जा रही है, इसके रास्ते में एक फिक्स्ड पॉइंट है, उस फिक्स पॉइंट में से पर यूनिट टाइम, मतलब यूनिट टाइम आप फिक्स कर लो, 1 सेकंड फिक्स कर लो, ठीक है, यूनिट टाइम, यूनिट इसे कहते हैं इसको 1, ठीक है, 1 सेकंड ले लो आप, 1 आवर ले लो, 1 मिनट ले लो, ठीक है, 1 सेकंड में इस फिक्स पॉइंट से कितनी वेव्स गुजरती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसे हम क्या बोलते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मान लो ये एक कंप्लीट वेव है, तो इसके अंदर से ये ऐसे समझ लो ये हमारी वेव जा रही थी, तो मैंने 1 सेकंड में नोट किया कि यहाँ से 4 इतनी, यानी ये कंप्लीट वेव जो है वो पास की हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगी, 4 हर्ट्ज। समझ आ गई कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रास्ते में अगर कोई फिक्स पॉइंट है बीम के, उस फिक्स पॉइंट में से यूनिट टाइम में कितनी नंबर ऑफ वेव्स पास करती हैं वो आपकी क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अच्छा आगे मूव करते हैं, इसको हम ग्रीक लेटर न्यू से यानी इससे डिनोट करेंगे। ठीक है, यूनिट्स की बात करें तो साइकिल्स पर सेकंड भी है, हर्ट्ज भी है, पर सेकंड भी है, लेकिन जो इसका ऐसा यूनिट है वो क्या है, हर्ट्ज है। इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। अच्छा, अब फार्मूला याद करना है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको जो बताने जा रहा हूं वो ये है कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। इसका मतलब क्या है कि वेवलेंथ जितनी बढ़ाओगे फ्रीक्वेंसी उतनी कम हो जाएगी, वेवलेंथ जितनी कम करोगे फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब इस बात को मैं आपको समझाता हूं, जरा गौर करना। सेम इसी तरीके का ही फिक्स पॉइंट मैंने यहां पे लिया, सही है। अच्छा जी, अब एक वेव मेरे पास ये जा रही है, ठीक है, और एक वेव मेरे पास ये जा रही है, ठीक है। अब जरा कॉमन सेंस लगानी है, ये देखो इसकी वेवलेंथ है, ये दो क्रस्ट के दरमियान का फासला इतनी वेवलेंथ, मान लो रफली मान लो ये आपके पास क्या है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, इसकी वेवलेंथ ये दो क्रस्ट के दरमियान का फासला इतनी है, मान लो ये है 0.1 सेंटीमीटर रफली। अब मुझे एक बात गौर से बताओ कि ये भी एक फिक्स पॉइंट है, ये भी एक फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट सेम है, मैंने दोनों वेव्स को बारी बारी यहां से गुजारा है, ठीक है। अब पहले मैंने इस वेव को गुजारा है जिसकी वेवलेंथ इतनी ज्यादा है, टाइम मैंने उतना ही रखा है 1 सेकंड, ठीक है। 1 सेकंड में ये वेव ज्यादा गुजरेंगी या ये वेव ज्यादा गुजरेंगी? कॉमन सेंस की बात है, ये वाली वेव ज्यादा गुजरेंगी, ठीक है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ कम है, 1 सेकंड में इनकी वेव ज्यादा गुजरेगी, इसकी वेव्स कम गुजरेंगी। तो पता क्या चला, यहां पर वेवलेंथ ज्यादा थी तो फ्रीक्वेंसी कम निकली, यहां पे वेवलेंथ कम थी तो फ्रीक्वेंसी यहां पे ज्यादा निकली।
समझ आ रही बात की कि जितनी वेवलेंथ कम होगी फिक्स पॉइंट में से यूनिट टाइम में गुजरने वाली वेव्स की तादाद उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो वेवलेंथ कम करें तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और वेवलेंथ ज्यादा करें तो फ्रीक्वेंसी घट जाती है। तो जब एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज कम हो जाए या एक चीज के कम होने से दूसरी चीज बढ़ जाए तो उनमें जो रिलेशन होता है उससे हम क्या कहते हैं, इनवर्स रिलेशन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करने के लिए मैं इक्वल का साइन लगाऊंगा, एक कांस्टेंट लगाऊंगा जिसका नाम है c, और c आप अच्छे से जानते हैं क्या कहलाता है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, अच्छा इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो होती है 2.988 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेकिन हम इसको मॉडिफाई करके अपनी आसानी के लिए क्या यूज करते हैं, 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड या 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये कहानी थी प्यारे बच्चों फ्रीक्वेंसी की कि एक फिक्स्ड पॉइंट में से यूनिट टाइम में कितनी नंबर ऑफ वेव्स पास कर रही हैं वो उस रेडिएशन की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी। ग्रीक लेटर न्यू से इसको डिनोट करेंगे, यूनिट हर्ट्ज, साइकिल पर सेकेंड और इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसका नाम है जी वेव नंबर। ठीक है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट डिस्टेंस, कि एक यूनिट डिस्टेंस में कितने नंबर ऑफ वेव्स पाए जाते हैं वो उस रेडिएशन का क्या कहलाता है, वेव नंबर। मिसाल के तौर पर मैंने यहां से लेकर यहां तक एक यूनिट डिस्टेंस मान लो 1 मीटर जो है ये फिक्स कर लिया। ठीक है, अब इसकी एक रेडिएशन जा रही है, उसकी मैंने वेव्स चेक की कि इस यूनिट डिस्टेंस 1 मीटर के अंदर कितनी है, यहां से लेके यहां तक एक वेव और यहां से लेके यहां तक दूसरी वेव, तो टोटल इसमें कितनी वेव्स आई हैं, 2। तो इसका वेव नंबर कितना हो गया, 2। सिंपल कि एक यूनिट डिस्टेंस में कितनी नंबर ऑफ वेव्स उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की आ रही हैं, आप उसको क्या बोलोगे, उसका वेव नंबर। सेम इसी तरीके सॉरी मैंने ये फिक्स कर लिया एक यूनिट डिस्टेंस 1 मीटर। ठीक है, अब इसके अंदर अगर आप गौर करो तो एक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ठीक है, तो उसकी मैंने वेव नंबर काउंट किए, तो यहां से लेके यहां तक 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, मान लो 5 वेव्स आ रही हैं, तो इसका वेव नंबर कितना हो जाएगा, 5। अच्छा अब गौर करना, इसको हम न्यू बार से डिनोट करते हैं, इसका जो यूनिट है वो है पर सेंटीमीटर। अच्छा ये रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ है, मतलब वेवलेंथ जितनी बढ़नी है वेव नंबर उतना कम हो जाना है। यहां से आपको आराम से कौन से अंदाजा हो रहा होगा कि ये 2 वेव्स हैं, डिफरेंट है। ठीक है, इसकी वेवलेंथ क्या है, ये ज्यादा है, इसकी वेवलेंथ क्या है, कम है। अब ये भी यूनिट डिस्टेंस 1 मीटर में है, ये भी 1 मीटर में है, इसकी 2 वेव्स आ रही हैं, इसकी 5 वेव्स आ रही हैं। देखो वेवलेंथ कम हुई तो वेव नंबर बढ़ गया, वेवलेंथ ज्यादा हुई तो वेव नंबर क्या हो गया, कम। तो ये आपको ये एक रिलेशन जो है यहां से मिलता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स जो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसका नाम है जी एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है जी, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द एवरेज मीन पोजीशन। कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो वेव है आपके पास उसमें जो मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, बेशक वो अपवर्ड डायरेक्शन में हो, आइदर इन अपवर्ड डायरेक्शन और इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, बेशक ऊपर वाली डायरेक्शन में हो या नीचे हो, मीन पोजीशन से मैक्सिमम जितना डिस्प्लेसमेंट है उसे आप क्या बोलते हो, एम्पलीट्यूड। ठीक है, इसको आप x0 से डिनोट करते हो और इसका यूनिट क्या है, मीटर। सिंपली अगर मैं आपको बताऊं तो ये मेरे पास मान लो एक वेव है। ठीक है, अब ये जो है ये इसकी क्या कहलाती है, ये है इसकी मीन पोजीशन, एवरेज मीन पोजीशन। अब इस मीन पोजीशन से अपवर्ड डायरेक्शन में मैक्सिमम जितना डिस्प्लेसमेंट है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैक्सिमम जितना डिस्प्लेसमेंट है, इसको आप क्या बोलते हो, एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड, ये भी आपका क्या है, एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो मीन पोजीशन से अपवर्ड डायरेक्शन में और लोअर डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसको आप क्या बोलते हो, एम्पलीट्यूड। ठीक है, इसका यूनिट क्या होगा, आपके पास मीटर है और इसका जो डिनोशन है वो आप x0 से करते हो। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स लास्ट पे हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जी एनर्जी।
ठीक है। आपको मैंने पहले लेक्चर में ये बताया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं एक्चुअली ये एनर्जी की एक टाइप है, ठीक है, इसलिए हम इन्हें रेडिएंट एनर्जी भी कहते हैं। और ये रेडिएशंस इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी मूव करती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, फोटॉन्स, ठीक है। अच्छा, अब एक बात याद रखना, वो कहता है कि एवरी फोटोन ऑफ अ स्पेसिफिक रेडिएशन possess exactly the same amount of energy which is however different from the energy possessed by the photon of different radiation। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास एक रेडिएशन है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसके अंदर जितने भी फोटॉन्स हैं उन सब की एनर्जी क्या होगी, सेम। लेकिन एक रेडिएशन के एक फोटोन की एनर्जी किसी और रेडिएशन के फोटोन की एनर्जी के बराबर बिल्कुल भी नहीं होती। पॉइंट को समझना है, बड़ा ही कंसेप्चुअल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। वो कहता है कि अगर मेरे पास एक रेडिएशन है, मान लो उसके 100 फोटॉन्स हैं, उन 100 के 100 फोटॉन्स की एनर्जी क्या होगी, सेम। लेकिन अगर एक रेडिएशन का मैं एक फोटोन लूं और किसी और रेडिएशन का, मान लो रेडियो वेव के जो है रेडिएशन का मैंने एक फोटोन लिया, और इधर मैंने ले लिया यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का मैंने एक फोटोन लिया, तो वो कहते हैं इन दो रेडिएशंस के फोटॉन्स की एनर्जी कभी भी सेम नहीं हो सकती। हाँ, अलबत्ता एक रेडिएशन में जितने भी फोटॉन्स हैं उन सब की एनर्जी क्या होती है, सेम। और इसी बिना पर हम एक रेडिएशन की अगर एनर्जी कैलकुलेट करना चाहें तो उसके लिए एक फार्मूला बनाते हैं कि टोटल एनर्जी ऑफ अ बीम ऑफ रेडिएशन इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ फोटॉन्स। समझ आ रही बात की? मतलब एक रेडिएशन है, उसके अंदर 100 फोटॉन्स हैं, ठीक है, कितने हैं, 100 फोटॉन्स, और एक फोटोन की एनर्जी मान लो कितनी है, 5 जूल है। तो आपने अगर उस पूरी बीम की जो है आपने निकालनी है एनर्जी, नंबर ऑफ फोटॉन्स को एनर्जी ऑफ फोटॉन से ज़रब दे दो, तो सिंपली आपके पास उस पूरी रेडिएशंस की एनर्जी आ जाएगी। ये वही कहानी है कि अगर आपके पास थैले में 100 सेब हैं, एक सेब की कीमत मान लो 20 रुपये है, तो 100 सेब की कीमत कितनी होगी, पूरे थैले की कितनी होगी। उसके बाद आगे बात करते हैं जी, अकॉर्डिंग टू प्लांक्स क्वांटम थ्योरी एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जो एनर्जी होती है वो फ्रीक्वेंसी के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इस प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करने के लिए इक्वल लगाया और एक कांस्टेंट लगाया एच। एच को आप जानते हैं क्या बोलते हैं, प्लांक्स कांस्टेंट, ठीक है, प्लांक्स कांस्टेंट। अच्छा, ये नाम इसे क्यों दिया गया है, हमारे पास एक जर्मन फिजिस्ट थे जिनका नाम था अंकल मैक्स प्लांक। उन्होंने 1900 में एनर्जी ऑफ फोटोन को फ्रीक्वेंसी से रिलेट किया था और उन्हीं के नाम पर हम इसे प्लांक्स कांस्टेंट कहते हैं। इसकी वैल्यू की बात करें तो आप सब जानते हैं 6.625 मल्टीप्लाई बाय 10⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। अब E इज इक्वल टू एच वी। अब आपने पीछे अभी फ्रीक्वेंसी का फार्मूला पढ़ा है, वो क्या होता है, C ओवर लैम्डा। तो मैं ये फ्रीक्वेंसी का फार्मूला इस इक्वेशन में क्या कर देता हूं, पुट, ठीक है। तो E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। अभी आपने पढ़ा था 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू वेव नंबर, तो मैं 1 ओवर लैम्डा की जगह लिख सकता हूं E इज इक्वल टू एच सी वेव नंबर या न्यू बार, ठीक है। तो ये आपके पास एक फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। अब एक बात और याद रखना डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको छोटी मोटी कंसेप्चुअल की चीज़ें मिल रही हैं, वो ये है कि आप देखो यहाँ पे एनर्जी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। अच्छा, उसके बाद जो है आपकी, अगर आप यहाँ देखो, ठीक है, एनर्जी फ्रीक्वेंसी की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। समझ आ रही बात की? और इसी तरीके से एनर्जी जो है वो वेव नंबर के भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये है कि वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी उतनी कम होगी। ये चीजें याद रखनी है क्योंकि इसको हमने आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है उसके अंदर इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। तो वेवलेंथ जितनी ज्यादा होनी है, रेडिएशन की एनर्जी उतनी कम होगी। इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उस रेडिएशन की एनर्जी भी उतनी ज़्यादा होगी। वेव नंबर जितना ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी भी उतनी ज़्यादा होगी। आखिर में एक छोटी सी बात, अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेलोसिटी की बात करें तो ये मैंने आपको पहले बताया था, ये स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती हैं। लेकिन अगर हम इसको पार्टिकुलरली बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जो वेलोसिटी है वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है और मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करती है। समझ आ रही है? और जो है वेलोसिटी
तमाम रेडिएशंस की सेम होती है एक ही मीडियम में। हाँ, अगर आप मीडियम चेंज करोगे तो फिर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, तब्दील हो जाएगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अदर मीडियम, जो डेंसर मीडियम आप यूज कर रहे हैं। वैक्यूम में उसकी स्पीड कितनी है, वेलोसिटी कितनी है, डिवाइडेड बाय न्यू मीडियम जो आप यूज कर रहे हैं, इस रेशियो को आप क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ रेडिएशन जो है वो भी चेंज हो जाएगी। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की। आई होप आपको हर चीज क्लियर हो गई होगी। अगर कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।